तो जिनेवा में अमेरिका और ईरान के बीच अप्रत्यक्ष बातचीत चल रही है और कह सकते हैं कि पूरी दुनिया की नजरें वहीं टिकी हुई हैं। बिल्कुल, दांव पर बहुत कुछ लगा है। हाँ, हमारे पास इस विषय पर अल जजीरा और द टाइम्स ऑफ इंडिया से कुछ रिपोर्ट्स हैं और तस्वीर बड़ी मिली-जुली सी है। मिली-जुली कहना भी शायद कम होगा। मतलब एक तरफ तो बातचीत से मार्गदर्शक सिद्धांतों पर सहमति की खबर आ रही है, जो सुनने में तो काफी अच्छा लगता है। हाँ, लेकिन दूसरी तरफ देखिए, ईरान के जो सर्वोच्च नेता हैं, उनका लहजा बेहद सख्त है और सैन्य अभ्यास की तस्वीरें भी आ रही हैं। तो सवाल यही है कि बंद दरवाजों के पीछे असल में हो क्या रहा है? क्या ये शांति की तरफ एक कदम है या फिर किसी तूफान से पहले की खामोशी? चलिए इसकी परतें खोलते हैं। आपने बिल्कुल सही नब्ज पकड़ी है और यही तो इस पूरे टकराव की सबसे बड़ी पहेली है। मतलब यहाँ हमें दो अलग अलग थिएटर देखने को मिल रहे हैं। एक है कूटनीति का, जो जिनेवा के आलीशान होटलों में चल रहा है, ठीक है, और दूसरा है घरेलू राजनीति और सैन्य शक्ति का, जो तेहरान की सड़कों और फारस की खाड़ी के पानी में दिख रहा है। इन दोनों को एक साथ समझे बिना पूरी तस्वीर साफ हो ही नहीं सकती। तो चलिए पहले जिनेवा वाले थिएटर से ही शुरू करते हैं। खबर है कि ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची, उन्होंने कहा है कि एक मार्गदर्शक सिद्धांतों के सेट पर सहमति बनी है। जी, इस सुनने में तो एक बड़ी कामयाबी लगती है। इसका असल में मतलब क्या है? क्या ये किसी समझौते की शुरुआत है? देखिए, ये एक अहम पड़ाव जरूर है, लेकिन इसे समझौते की शुरुआत कहना मेरे हिसाब से थोड़ी जल्दबाजी होगी। अच्छा, मार्गदर्शक सिद्धांत का मतलब है कि दोनों पक्ष कम से कम इस बात पर सहमत हुए हैं कि किसी भी अंतिम समझौते की रूपरेखा क्या होगी। यह भी समझौता नहीं है, पर हाँ, उस समझौते तक पहुंचने का एक नक्शा जरूर है, एक रोड मैप जैसा। बिल्कुल, ये दिखाता है कि बातचीत का दरवाजा पूरी तरह से बंद नहीं हुआ है। अराकी ने ईरानी सरकारी टेलीविजन पर इसे पहली दौर की बातचीत से ज्यादा रचनात्मक भी बताया। तो मतलब कम से कम दोनों पक्ष एक दूसरे पर चिल्लाने के बजाय बात तो कर रहे हैं। एक नक्शा तो है, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि इस नक्शे पर मंजिल तक पहुंचने से रोकने के लिए कई कांटे भी बिछाए जा रहे हैं। हाँ, ये तो है, क्योंकि ठीक जब जिनेवा में ये सब हो रहा था, ईरान से ही एक बिल्कुल ही उलट आवाज आई, और वो भी सबसे ताकतवर शख्स, सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई की। और उनका लहजा और समय दोनों ही बहुत मायने रखते हैं। अल जजीरा की रिपोर्ट के मुताबिक उनका टोन तो सुलह वाला बिल्कुल नहीं था। बिल्कुल भी नहीं। उन्होंने बातचीत खत्म होने के कुछ ही घंटे पहले अमेरिका और राष्ट्रपति ट्रंप पर बहुत तीखा हमला बोला। उन्होंने ट्रंप के उस बयान का हवाला दिया जिसमें ट्रंप ने माना था कि अमेरिका 1979 की इस्लामी क्रांति के बाद से ही ईरान में सत्ता को गिराने की कोशिश कर रहा है। खामेनेई ने कहा, ये एक अच्छा कबूलनामा है, आप ये भी नहीं कर पाएंगे। तो वो सीधे सीधे अमेरिकी इरादों पर गहरा शक जता रहे हैं। शक नहीं, वो तो उसे खारिज कर रहे हैं। कह रहे हैं कि हमें तुम पर बिल्कुल भरोसा नहीं है। ये तो सिर्फ दो अलग अलग बयान नहीं लगते, ये तो एक सोची समझी रणनीति का हिस्सा लग रहा है। सही पकड़ा आपने। एक तरफ आपका राजनयिक दुनिया को उम्मीद की किरण दिखा रहा है और दूसरी तरफ आपका सबसे बड़ा नेता कह रहा है कि हम झुकेंगे नहीं। ये क्या है? ये ईरान की क्लासिक गुड कॉप बैड कॉप रणनीति है। अब्बास अराक्ची का संदेश है अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के लिए, ताकि दुनिया को लगे कि ईरान बातचीत के लिए तैयार है। बिल्कुल, और उस पर लगे प्रतिबंधों में कुछ राहत की गुंजाइश बनी रहे। वहीं खामेनेई का संदेश ईरान के कट्टरपंथियों और अपनी जनता के लिए है। वो ये दिखाना चाहते हैं कि हम किसी भी दबाव के आगे नहीं झुकेंगे। सही बात है, अपनी संप्रभुता पर कोई समझौता नहीं करेंगे। ये एक बहुत ही नाजुक संतुलन है जो ईरान को बिना झुके बातचीत करने की गुंजाइश देता है। और उन्होंने सिर्फ राजनीतिक बयानबाजी ही नहीं की। रिपोर्ट में ये भी जिक्र है कि उन्होंने 1350 साल पहले शिया इमामों से लड़ने वालों से आज के अमेरिकी नेताओं की तुलना की। हाँ, और ये संदेश खास तौर पर उनके घरेलू दर्शकों के लिए है। ये तो बहुत गहरा धार्मिक और ऐतिहासिक संदेश है। बिल्कुल, ये कहकर के ईरानी राष्ट्र आज अमेरिका में सत्ता में बैठे भ्रष्ट नेताओं के प्रति निष्ठा की शपथ नहीं लेगा, वो इस पूरे टकराव को एक राजनीतिक मुद्दे से उठाकर एक धार्मिक और एक तरह से सभ्यता की लड़ाई का रूप दे रहे हैं। अपने समर्थकों को एकजुट करने का तरीका है ये। हाँ, और ये दिखाने का कि ये सिर्फ एक परमाणु डील नहीं, बल्कि ईरान की पहचान और उसके मूल्यों की लड़ाई है। तो ये हुई ईरान की दोहरी रणनीति की बात। लेकिन इस ताश के खेल में दूसरा खिलाड़ी, मतलब अमेरिका, वो क्या पत्ते चल रहा है? उनकी तरफ से क्या शर्तें रखी जा रही हैं जिन्हें वो अपनी रेड लाइंस कह रहे हैं? और यहीं पर आकर मामला सबसे ज्यादा उलझ जाता है। कैसे?
द टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट में अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस का बयान है। वो कहते हैं कि बातचीत कुछ मायनों में अच्छी रही, लेकिन राष्ट्रपति ने कुछ रेड लाइंस तय की हैं जिन्हें ईरान मानने को तैयार नहीं है। और ये रेड लाइंस हैं क्या? ये बहुत सख्त है। अल जजीरा के मुताबिक पहली मांग है कि ईरान के अंदर यूरेनियम का कोई संवर्धन नहीं होगा, बिल्कुल जीरो। एक मिनट, शून्य संवर्धन? ये तो 2015 की जो परमाणु डील थी JCPOA, उससे भी कहीं ज्यादा सख्त मांग है। बहुत ज्यादा। उस डील में तो ईरान को सीमित मात्रा में संवर्धन की इजाजत थी। बिल्कुल। और यही तो सबसे बड़ा गतिरोध है। अमेरिका सिर्फ 2015 की डील पर वापस नहीं जाना चाहता, वो उससे कहीं आगे जाना चाहता है। और क्या मांगे? हुथियों और इराक में अपने समर्थित समूहों को मदद देना बंद कर दे। मतलब अमेरिका असल में ईरान से सिर्फ उसका परमाणु कार्यक्रम बंद करने को नहीं कह रहा, नहीं, बल्कि उसकी पूरी विदेश और सुरक्षा नीति को बदलने के लिए कह रहा है। सही समझे आप। ये तो ईरान के लिए अपनी लक्ष्मण रेखा पार करने जैसा होगा। यकीनन ईरान के नजरिए से उसका मिसाइल कार्यक्रम उसके बचाव के लिए जरूरी है, खासकर जब उसके पड़ोसियों के पास आधुनिक वायुसेना है। और लेबनान, इराक, यमन में उसके सहयोगी, वो जिन्हें प्रतिरोध की धुरी कहता है, वो उसके लिए क्षेत्रीय प्रभाव और अपनी सुरक्षा की पहली पंक्ति हैं। तो अमेरिका जो मांग रहा है, ईरान उसे अपनी संप्रभुता पर सीधा हमला मानता है। तो दोनों पक्षों की शुरुआती स्थिति ही एक दूसरे के बिल्कुल विपरीत है। बिल्कुल। इस जबरदस्त गतिरोध के बीच क्या ईरान ने कोई बीच का रास्ता सुझाया है, या वो भी सिर्फ नहीं पर अड़ा हुआ है? यहाँ एक दिलचस्प मोड़ आता है। अल जजीरा की रिपोर्ट में ईरान के उप विदेश मंत्री हामिद गनबारी की एक टिप्पणी है। क्या कहा उन्होंने? वो कहते हैं कि ट्रंप प्रशासन को सिर्फ दबाव बनाने के बजाय उच्च आर्थिक उत्पादन वाले क्षेत्रों में सौदों की पेशकश करनी होगी, जो जल्दी हासिल किए जा सकें। ये तो एक चतुर चाल लगती है। बहुत। ईरान कह रहा है कि अगर आप इस बातचीत को सिर्फ सुरक्षा के नजरिए से देखेंगे तो हम कहीं नहीं पहुंचेंगे, लेकिन अगर आप इसे एक आर्थिक अवसर की तरह देखें तो शायद बात बन सकती है। मतलब वो बातचीत का पूरा फ्रेम ही बदलना चाहते हैं, सुरक्षा की बजाय व्यापार पर फोकस करना चाहते हैं। सही समझे। उन्होंने अमेरिका को ऊर्जा बेचने, तेल और गैस क्षेत्रों में मिलकर काम करने और यहाँ तक के अमेरिकी विमान खरीदने जैसे ठोस सुझाव दिए। अच्छा। ये बातचीत को एक जीरो सम गेम से, जहां एक की जीत दूसरे की हार होती है, हटाकर एक ऐसी स्थिति में लाने की कोशिश है जहां दोनों को कुछ फायदा हो सके। ये ईरान का तरीका है कहने का कि अगर आप हमें आर्थिक रूप से फायदा पहुंचाएंगे तो हम सुरक्षा पर बात करने के लिए ज्यादा तैयार होंगे। एग्जैक्टली। तो ऐसा लगता है कि दो अलग अलग बातचीत चल रही हैं। एग्जैक्टली। एक वो जो बंद कमरों में हो रही है, और दूसरी वो जो हॉर्मुज जल डमरू मध्य में जहाजों और मिसाइलों के जरिए हो रही है। बिल्कुल। क्योंकि जमीन पर जो हो रहा है वो तो बहुत चिंताजनक लगता है। हाँ, जमीनी हकीकत जिनेवा की बातचीत से बिल्कुल अलग है। अल जजीरा की रिपोर्ट बताती है कि अमेरिका उस क्षेत्र में लगातार सैनिक और सैन्य उपकरण जमा कर रहा है। जैसे कि एक दूसरा विमान वाहक पोत रास्ते में है, और सऊदी अरब और UAE जैसे सहयोगी देशों में एयर डिफेंस सिस्टम तैनात किए जा रहे हैं। ये एक बहुत साफ संदेश है। संदेश ये है कि अगर कूटनीति नाकाम होती है तो सैन्य विकल्प मेज पर हैं। जी। और ईरान भी खामोश नहीं बैठा है। खामेनी ने दावा किया कि उनके पास ऐसे हथियार हैं जो एक विमान वाहक पोत को डुबो सकते हैं। और ये सिर्फ बयानबाजी नहीं थी, उन्होंने असल में अपनी ताकत का प्रदर्शन भी किया। किसने किया ये प्रदर्शन? ये प्रदर्शन किया ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड्स कॉर्प्स यानी IRGC ने, जो सिर्फ एक सेना नहीं बल्कि ईरान की सबसे ताकतवर राजनीतिक और आर्थिक शक्ति भी है। कहाँ पर? उन्होंने होर्मुज जलडमरू मध्य में एक बड़ा सैन्य अभ्यास किया। और होर्मुज जलडमरू मध्य कोई आम समुद्री रास्ता नहीं है, ये दुनिया की अर्थव्यवस्था की कह सकते हैं दुखती रग है। दुनिया का लगभग 20% तेल और गैस तो वहीं से गुजरता है। बिल्कुल। और रिपोर्ट्स के मुताबिक IRGC के नेवी चीफ ने सीधे सीधे धमकी दी कि अगर उनके नेता आदेश दें तो वो इस रास्ते को बंद करने के लिए तैयार हैं। हाँ, और अभ्यास के दौरान कुछ घंटों के लिए इसे बंद भी किया गया था। ये तो सीधे सीधे वैश्विक अर्थव्यवस्था को बंधक बनाने जैसी धमकी है। इसे बलपूर्वक कूटनीति या कोवर्सिव डिप्लोमेसी कहते हैं। दोनों पक्ष बातचीत की मेज पर अपनी स्थिति मजबूत करने के लिए सैन्य ताकत का इस्तेमाल कर रहे हैं। मतलब अमेरिका विमान वाहक पोत भेजकर कह रहा है कि हमारी ताकत को कम मत आंकना, और ईरान हॉर्मुज में अभ्यास करके कह रहा है कि अगर आपने हम पर हमला किया तो हम पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को नीचे ले आएंगे। ये एक बेहद खतरनाक खेल है। बहुत ज्यादा।
जहां एक छोटी सी गलतफहमी भी एक बड़े टकराव को जन्म दे सकती है। ये सबका असर ईरान के अंदर आम लोगों पर कैसा पड़ रहा है? क्या इस तनाव का कोई असर वहां की अर्थव्यवस्था पर दिख रहा है? इसका असर बहुत गहरा है। रिपोर्ट में जिक्र है कि जिनेवा में बातचीत खत्म होने के बाद ईरानी मुद्रा रियाल में और गिरावट आई। वो तो पहले से ही अपने सबसे निचले स्तर पर थी। जी, और मुद्रा का गिरना ये दिखाता है कि बाजार और आम लोग इन वार्ताओं को लेकर बिल्कुल भी आशावादी नहीं है। उन्हें जमीनी हकीकत दिख रही है, जिसमें अमेरिकी प्रतिबंधों का दर्द है, युद्ध का खतरा है और हाल ही में हुए देशव्यापी सरकार विरोधी प्रदर्शनों पर हुई घातक कार्रवाई भी शामिल है। जब देश में इतनी अनिश्चितता हो तो सबसे पहला असर मुद्रा पर ही पड़ता है। ईरानी मीडिया इस तस्वीर को कैसे पेश कर रहा है? क्या वहां के अखबार किसी समझौते की उम्मीद जता रहे हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। ईरानी अखबार भी इसी विभाजित तस्वीर को ही दिखा रहे हैं। कोई उदाहरण? अल जजीरा के रिपोर्ट्स के मुताबिक तेहरान नगर पालिका के अखबार हम शाहरी की हेडलाइन थी, जिनेवा से होर्मुज जलडमरू मध्य तक ताकत। ये हेडलाइन तो खुद ही सब कुछ कह देती है। बिल्कुल, कूटनीति और सैन्य शक्ति का ये दोहरा खेल साफ दिखता है। कोई भी अखबार ऐसा संकेत नहीं दे रहा है कि जल्द ही कोई बड़ी सफलता मिलने वाली है। एक मिनट, यहाँ एक बात मुझे थोड़ी अजीब लग रही है। अल जजीरा की रिपोर्ट में इंटरनेशनल क्राइसिस ग्रुप के अली वाइज ने कहा है कि ये बातचीत बहुत जल्दी खत्म हो गई। तो अगर दोनों पक्ष रेड लाइंस पर इतने अड़े हुए हैं कि बातचीत कुछ ही घंटों में खत्म हो गई, तो फिर ये मार्गदर्शक सिद्धांतों पर सहमति बनी कैसे? क्या ये सिर्फ दुनिया को दिखाने के लिए एक चेहरा बचाने की कोशिश है? ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण अवलोकन है और आपका सवाल बिल्कुल जायज है, क्योंकि ये बात हजम नहीं हो रही। अली वाइज का कहना है कि 2015 के परमाणु समझौते पर बातचीत में 2.5 साल लगे थे। ये इतने जटिल विषय हैं कि कुछ घंटों में सुलझ ही नहीं सकते। सही बात है। तो अगर बातचीत इतनी जल्दी खत्म हो रही है तो इसका एक मतलब ये हो सकता है कि मतभेद इतने बड़े हैं कि उन्हें पाटा नहीं जा सकता। और ये मार्गदर्शक सिद्धांत, जहां तक उस पर सहमति की बात है तो ये कूटनीतिक जरूरत भी हो सकती है। दोनों ही पक्ष दुनिया को ये दिखाना चाहते हैं कि वो बातचीत से भागे नहीं है। ये एक तरह से प्रक्रिया को जीवित रखने का तरीका है, भले ही असल में कोई प्रगति ना हो रही हो। तो कुल मिला के तस्वीर ये है कि एक तरफ कूटनीति का एक नाजुक रास्ता है जो गहरे अविश्वास, एक दूसरे के रेड लाइंस यानी लक्ष्मण रेखाओं और सैन्य आर्थिक दबाव के साये में है। बिल्कुल, जिनेवा के प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो कहा जा रहा है और जमीनी हकीकत पर जो सख्त बयानबाजी और सैन्य गतिविधियां हो रही हैं, उसके बीच एक बहुत बड़ी खाई है। तो अब आगे क्या? अब देखने वाली बात ये होगी कि ये तथाकथित मार्गदर्शक सिद्धांत इस खाई को पाटने के लिए एक पुल का काम करते हैं या फिर ये किसी बड़े टकराव से पहले बस एक कूटनीतिक ठहराव साबित होते हैं। और जाते जाते सोचने के लिए एक सवाल, इन रिपोर्ट्स में जिक्र है कि कुछ ही हफ्ते पहले ईरान में बड़े पैमाने पर हुए विरोध प्रदर्शनों को सख्ती से दबाया गया था। जी, ऐसे में ईरान के नेतृत्व पर अपने ही लोगों का जो आंतरिक राजनीतिक दबाव है, वो अमेरिका जैसे बाहरी विरोधी के साथ समझौता करने की उनकी इच्छा को किस तरह प्रभावित कर सकता है? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। फिर ये उन्हें और भी ज्यादा सख्त बना देगा ताकि वो घरेलू मोर्चे पे कमजोर ना दिखें।